7 मार्च से करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। पहला न्यूज है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ बिहार का एक स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्टअप का नाम है विमानिका एरोस्पेस। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि ये विमानिका एरोस्पेस करके एक स्टार्टअप है। वो 100 करोड़ का जो मार्जिन है, मार्केट मार्जिन, उसको कवर कर चुका है। ठीक है, और इसका नाम से पता चलता है कि विमानिका इसके नाम में है। विमानिका और एरोस्पेस यानी ये फ्लाइट या स्पेस संबंधित स्टार्टअप होगा, तो ये ड्रोन वगैरह बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नाम क्या है, विमानिका एरोस्पेस। ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आप इसको स्किप करते थे, लेकिन ये बिहार से संबंधित था, इसलिए ये आपको बताया गया है। उसके बाद ये देखिए, एक न्यूज है, खेल मंत्री थे हमारे अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा कहा गया था कि वैसे खिलाड़ी जो इंडिया जो राष्ट्रीय खेल होता है उसमें अगर वो पदक जीतते हैं तो उनको भी सरकारी नौकरी कोटा के तहत जो है, मतलब नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, खेल कोटा के तहत। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ ओलंपिक या राष्ट्रमंडल या एशियन गेम्स इन सब के विजेताओं को ही नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब जो है खेलो इंडिया गेम्स होता है, उसके तहत भी खिलाड़ियों को नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये चीज कि भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 4 प्रकार का खेल कराया जाता है। एक है नेशनल गेम्स, दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और एक और है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये 5 अलग अलग गेम है जो इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है। कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, कौन इसके विजेता रहे हैं। तो अभी बस ये 5 खेल प्रतियोगिताओं का नाम नोट कर लीजिए, फिर आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके विजेता या इसका आयोजन कहाँ हुआ है इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज देखिए, आशा भोसले हैं गायिका। ठीक है, लता मंगेशकर की बहन रही हैं ये। इनका फोटो बायोग्राफी जो है ये लॉन्च हुआ है, और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। और इनकी फोटो बायोग्राफी का नाम है बेस्ट ऑफ आशा। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि गृह मंत्री गए हुए थे और आशा भोसले भी काफी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ आशा बायोग्राफी का नाम है। उसके बाद इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन है ना, आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 अभी गया हुआ है। ठीक है, पिछले साल ही गया था। हम लोग बताइए स्पेस डे कब मनाते हैं, तारीख क्या है स्पेस डे मनाने का, कब? 23 अगस्त। 23 अगस्त। 23 अगस्त। जी, तो 23 अगस्त को मनाते हैं। इस बार जो है भारत का पहला अ, मनाया गया स्पेस डे भी। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद चंद्रयान 4 के बारे में न्यूज क्या है कि चंद्रयान 4 जब जाएगा भारत की तरफ से, तो ये 2 अलग अलग चरणों में जाएगा, इसका संचालन होगा। ठीक है, पहला चरण क्या होगा कि यहाँ से जो है चंद्रयान एक स्पेस शटल के द्वारा जाएगा। ठीक है, और दूसरा अभियान क्या होगा कि उधर से ये वापस भी आएगा, और वापसी में ये चांद के ऊपर का कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी वगैरह लेके आएगा। ठीक है, तो यही बात कही कि हमारा चंद्रयान 4 जो होगा मिशन, वो 2 चरणों वाला होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसरो के प्रमुख कौन है, यहाँ नाम दिया गया है एस सोमनाथ, इसके प्रमुख है, याद रखिएगा। ठीक है, उसका देखिए अगला एक न्यूज वाला जो है, ये बिहार से संबंधित और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ठीक है, न्यूज क्या है समझिए, ये बांका जिले में क्या हुआ है, मार्च के महीने में एक अनोखा जो है दृश्य देखा गया था स्पेस में रात के समय में। वहां के ग्रामीण थे, गांव का नाम है अ, बैंसी प्रखंड का जो है झपनिया गांव। ठीक है, ये नाम है इसका। तो यहाँ बांका जिले में है, यहाँ पे देखा क्या गया था कि आकाश में जिस तरीके से रात में ट्रेन जो ट्रैक पे चलता हुआ दिखता है ना, जो उसका जो लाइट बन रहता है, तो वो कैसा दिखता है अंधेरे में जब ट्रेन देखेंगे, तो इस तरीके का ही दृश्य जो है आकाश में देखा गया है। ठीक है, ग्रामीण निवासियों के द्वारा। तो ये जो है काफी वैज्ञानिकों के नजर में आ गया था ये क्षेत्र। ठीक है, और याद रखिएगा, ये उल्का पिंडों से संबंधित इस तरीके की छवि बनी थी। ठीक है, उल्का पिंड जो है वो स्पेस में होते हुए। अर्जुन आप म्यूट कर लीजिएगा। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। आज लॉन्च होगा सरकारी स्वामित्व का ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये याद रखिएगा, केरल जो है वो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। इसका नाम है सी स्पेस, ये नोट कीजिएगा, सी स्पेस इसका नाम है। ठीक है, और ये केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, ब्रेन डेड महिला के हाथों में नए रंग भर सकेंगे राजकुमार। हाथों से, सॉरी, ये क्या हुआ है, ये न्यूज क्या है समझिए।
कि एक ब्रेन डेड महिला थी, ठीक है, उनका दिमाग नहीं काम करता था, वो बेड पे ही पड़ी रहती थी। सरगंगा नाम हॉस्पिटल की ये न्यूज है। तो एक व्यक्ति थे जिनका हाथ जो है वो किसी कारणवश कट गया था या वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ की सर्जरी की, ठीक है, और उस महिला का हाथ इनके हाथों में लगाया गया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है वो एक पेंटर थे, राजकुमार इनका नाम था। तो यही एक न्यूज है, याद रखिएगा। ये सर गंगाराम हॉस्पिटल से संबंधित है, प्रत्यारोपण किया गया है। उसके बाद ये अच्छा न्यूज है, आईएनएस जटायु से चीन पर नजर रखेगा भारत। तो देखिए मिनिकॉय द्वीप है ना, आपको पता होगा लक्षद्वीप में है, वहां पर मिनिकॉय द्वीप पर है एक नया मतलब बेस बनाया गया है, ठीक है। नौसेना का बेस है, इसका नाम रखा गया है आईएनएस जटायु। जैसा कि आपको पता होगा कि जो है इस तरीके से यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो भारत क्या कर रहा है कि पहले से ही अंडमान पे जो है, अंडमान निकोबार पे, यहाँ पे वो अपना एक बेस बना चुका था, ठीक है। इस बेस का नाम था आईएनएस बाज, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अंडमान वाला जो बेस था इसका नाम था आईएनएस बाज, ठीक है। और अभी वर्तमान में लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर जो है आईएनएस जटायु बनाया गया है। याद रखिएगा, ये चीज पूछा जा सकता है, आईएनएस जटायु क्या है। तो ये जो है नौसेना का बेस है जो लक्षद्वीप में बनाया गया है, अरब सागर में। अगला न्यूज क्या है, भारत सेना और हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश। तो भारत सरकार जो है अपने बजट में जो है रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करने लगा है। तो इसी कारण क्या हुआ है कि भारत जो है चौथा देश बन गया है जो अपने रक्षा बजट पे सर्वाधिक खर्च करता है। पहले तीन देशों का बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर रूस है। चौथे नंबर पर अपना भारत है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत है, केरल से संबंधित है। केरल के एक स्कूल में एक एआई शिक्षिका पढ़ाएंगी। तो इस शिक्षिका का नाम था आइरिस, ठीक है। आइरिस नाम की AI शिक्षिका थी, इनके द्वारा जो है केरल के स्कूल में क्लास लिया गया था। ये न्यूज में आया था, इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर का नाम है HM-60R सिहाक, ठीक है। HM-60R सिहाक। ये हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका से मिला है, ठीक है, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है और भारतीय नौसेना को मिला है। तो बस ये याद रखिएगा किस देश से मिला है, या ये भी पूछ सकता है कि ये है क्या, HM-60HR सिहाक है क्या। तो ये हेलीकॉप्टर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये आप आइडिया होगा कि जिस तरीके से आईपीएल होता है उसी तरीके से भारत में इंडियंस वुमेन लीग भी होता है, ठीक है, WPL, विमेन्स प्रीमियर लीग। तो WPL में एक खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका की, इनका नाम है शबनीम इस्माइल, ठीक है। इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। तो इनका नाम साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट दक्षिण अफ्रीका की हैं और शबनीम इस्माइल इनका नाम है, याद रखिएगा। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। विस्फोटकों की खोज के लिए दो स्वदेशी डिटेक्टर तैयार। तो इसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, बस ये याद रखिएगा कि ये जो डिटेक्टर है इसको बनाया किसके द्वारा गया है। इसको तीन अलग अलग कंपनियों के द्वारा, तीन अलग अलग संस्थानों के द्वारा बनाया गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है DRDO और तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा विभाग। इन तीनों ने मिलकर जो है स्वदेशी डिटेक्टर बनाया है जो विस्फोटकों का खोज करेगा, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया है, फिर से याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, DRDO और नाभिकीय ऊर्जा विभाग, तीनों की सम्मिलित रूप प्रयास से ये डिटेक्टर बनाया गया है। उसके बाद आप लोग बताइए कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। बिल्कुल, आनंद सूद हैं, ठीक है। और बताइए IB के प्रमुख कौन है अभी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, बताइए आशीष। तपन कुमार टेका इनका नाम है, ठीक है, तपन कुमार टेका। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार आज प्रदान करेंगे मोदी, ठीक है। तो गौर की, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था। ये भारत मंडपम में दिया गया था। जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इससे संबंधित जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो वीडियो बनाते हैं या जो इस तरीके का प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, सेवा, उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो बहुत सारी कैटेगरीज में दिया गया था। इसका जो है जब ये अवार्ड दिया गया था उस समय बहुत सारी संपादकीय भी छपी थी। इसको एक PR स्टंट के तौर पर देखा जा रहा था
लेकिन हम लोग जो है बस इसको इस तरीके से याद कर रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि पहले क्रम का है ये, भारत में पहली बार दिया जा रहा है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, दिल्ली में भारत मंडपम जो बना हुआ है उसमें दे रहे हैं। उसके बाद अगला देखिए, शतरंज खिलाड़ी हैं कास्पारोव, ठीक है, तो ये जो है इनको रूस के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो है ये कास्पारोव जो थे, इन्होंने रूस को या व्लादिमीर पुतिन जो है वहां के राष्ट्रपति, उन पे मतलब ऐसी टिप्पणियां की थी जिस वजह से इनको जो है चुनकर आतंकवादी चरमपंथी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गैरी कास्पारोव इनका नाम है और ये शतरंज खिलाड़ी। उसके बाद देखिए, आप लोगों को पता होगा फेम योजना, ठीक है, FAME, ये ई वाहन से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है साल जिस टर्म के लिए ये योजना लाया गया था वो खत्म हो गया था 31 मार्च को, तो इसीलिए ये न्यूज जो है यहाँ पे छपा है। फेम योजना आप लोगों को आइडिया होगा, याद रखिएगा, ये ई वाहन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है उसको हम स्किप करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार मिला है। तो अमिताभ घोष हैं, ये एक राइटर हैं, एक लेखक हैं, भारतीय मूल के रहे हैं, और इनको जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने के लिए इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, इरास्मस पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड के एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इरास्मस पुरस्कार किनको दिया गया है? इनका नाम है अमिताभ घोष, ये एक लेखक रहे हैं। ओके, अगला न्यूज देखिए, आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। तो आसिफ अली जरदारी हैं, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहे हैं, और इनको जो है पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, वहां पे इस तरीके का इलेक्शन होता है कि वहां पे राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब एक बार में ही निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति बने हैं। ये अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के, बताइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। शहनवाज शरीफ। शहनवाज शरीफ, बढ़िया। ओके, ये याद रखिएगा, ये जो आसिफ अली जरदारी हैं, ये पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रही थी बेनजीर भुट्टो, उनकी जो उनके पति रहे हैं ये, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, महिला दिवस पर हैट्रिक, ठीक है। ये बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च। तो 8 मार्च के दिन क्या हुआ है कि WPL जो विमेंस प्रीमियर लीग होता है, उसमें यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलने वाली दीप्ति शर्मा है, इन्होंने हैट्रिक लिया है। हैट्रिक का मतलब होता है कि लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेना, ठीक है। तो पहली बार जो है ये विमेंस प्रीमियर लीग में ऐसा कुछ किया गया था, इस वजह से ये न्यूज में, ओके। अगला देखिए, पोखरण में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से करेंगी भारत शक्ति अभ्यास। तो भारत शक्ति जो है ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसमें भारत की जो तीनों सेना है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों जो है संयुक्त रूप से इसमें भाग ले रही है, ठीक है। तो भारत शक्ति याद रखिएगा, आज ही जो है इसके बारे में आगे 2-3 बार और आपको ये न्यूज मिलेगा। तो भारत शक्ति को आप लोग ध्यान कर लें अच्छे से, ठीक है। चलिए, कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि किस देश के साथ होता है, ठीक है। ये बताइए, सूर्य किरण किन किन देशों के बीच होता है? नेपाल। भारत नेपाल। नेपाल। भारत और नेपाल। अच्छा, धर्म गार्जियन बताइए। जापान। भारत और जापान। जापान। अजय वॉरियर। इंडिया और यूके। भारत और यूके, ओके। क्वाड किसके बीच होता है? क्वाड, सॉरी, चार मालाबार। देशों के बीच। मालाबार बताइए, मालाबार होता है क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप के, ओके। अच्छा, ये बताइए, मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका। भारत से ना। समुद्र शक्ति? भारत और मालदीव। नहीं, भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और एक्यूवेरियन किनके बीच होता है, बताइए। एक्यूवेरियन? मालदीव। भारत और मालदीव, ओके। चलिए, अच्छा ये बताइए तो वरुण किसके साथ होता है, वरुण युद्धाभ्यास? भारत और फ्रांस। भारत फ्रांस। चलिए, बढ़िया। तो ये सब जो है ना देखते रहिएगा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है ये सब भी देखते रहिएगा, ओके।
अगला देखिए, एक व्यक्ति हैं, बिहार से संबंधित है। इनका नाम था कैलाशपति मिश्र, और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिहार के बहुत पुराने दिग्गज नेता रह चुके हैं बीजेपी के। तो इनका जो है एक मूर्ति लगाया गया था, और इसका अनावरण करने के लिए जो है गृह मंत्री आए थे, अमित शाह। और इसको जो है फुलवारी शरीफ स्थित अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अटारी पटना में लगाया गया है। ठीक है, तो अटारी है पटना में, वहां पे कैलाशपति मिश्र का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। ये जो है जुडिशरी से संबंधित है, कि जुडिशरी में हुआ क्या है कि जो आर्मी स्टाफ होते हैं उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है। ठीक है, तो वहां का कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अब उनको एक्स सर्विसमैन ना कह के उसको एक्स सर्विस पर्सनल्स कहा जाए। ठीक है, एक्स सर्विस पर्सनल्स कहा जाए। तो ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये बेहद न्यूज है। ठीक है, छपने की प्रबल संभावनाएं हैं इसकी। न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग किस राज्य में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये तेजपुर को तवांग से जोड़ेगा। ठीक है, तवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास है। ठीक है, तो ये तेजपुर को तवांग से जोड़ेगा। ठीक है, और इससे जो है कनेक्टिविटी जो है इसमें काफी सुधार आएगा भारत का। ठीक है, हम लोग जो है जितना भी सुरंग और इसका जो उद्घाटन पढ़ते थे वो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इनसे जुड़ा हुआ पढ़ते थे। पहली बार जो है कुछ हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश से संबंधित न्यूज मिला है, तो पूछने की संभावना है। याद रखिएगा, सेला सुरंग इसका नाम। ठीक है, उसका देखिए, फार्मूला 1 के लिए ईंधन बनाएगी इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन की कंपनी है, और इसका जो उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी है वहां पे ये कार रेसिंग जो होता है फार्मूला 1, उसके लिए पेट्रोल, मतलब उसका जो अलग से ईंधन होता है पेट्रोल, उसको ये बनाएगी। तो ये देश की पहली कंपनी है जो फार्मूला 1 रेस के लिए पेट्रोल बनाएगी। ये बताइए कि भारत में फार्मूला 1 के लिए जो रेसिंग ट्रैक होता है वो भारत के किस शहर में बनाया गया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। उसका देखिए, मोबाइल ये मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं आप। ये फैक्ट है क्या कि 10 साल में 21 गुना बढ़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बहुत तेजी से जो है मोबाइल का प्रसार हुआ है, याद रखिएगा। और 4.1 लाख करोड़ रुपये इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 21 गुना बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बासुकीनाथ झा जो हैं उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये बिहार से संबंधित है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, पर्सनैलिटी है, इनका नाम है डॉक्टर बासुकीनाथ झा, और इनकी पुस्तक है समय समाज संकेतन। ठीक है, बासुकीनाथ इनका नाम है, और इनकी पुस्तक का नाम है समय समाज और संकेतन। ठीक है, तो ये नोट कर लें, पूछा जा सकता है, बिहार संबंधित है। उसका देखिए, जमालपुर मुंगेर में अवस्थित है। ठीक है, तो जमालपुर में क्या हुआ है, भारतीय रेल ने जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये बिहार के जमालपुर में लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यूज है, बरौनी डेयरी है वो यहाँ बिहार के जो किसान हैं उनसे गाय का गोबर, ठीक है, वो खरीदेगा, और उसको प्रति किलो 3 रुपए जो है इसके बदले में किसानों को मिलेगा। तो ये जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये अनाउंस किया गया था, तो वर्तमान में ये योजना अभी चालू हुई है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। ओपेनहाइमर ने जीते सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड्स जो होता है, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स भी इसको कहते हैं, इसका 96वां ऑस्कर अवार्ड इस बार दिया गया है लॉस एंजलिस अमेरिका में। इसमें ओपेनहाइमर फिल्म को जो है 7 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उसमें मर्फी को मिला है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है ना, मूवी निर्माता, इसमें क्रिस्टोफर नॉलन को अवार्ड मिला। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता होता है, उसमें भी जो है ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, अभिनेत्री में जो है एमा स्टोन को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम लोगों ने फिल्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद एक और फिल्म एकेडमी था उसके बारे में पढ़े थे, और आज जो है हम लोग ऑस्कर के बारे में देख रहे हैं। ऑस्कर इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ये आप लोग याद रखें। ओपेनहाइमर का नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं।
ये न्यूज देखिए, इंडोनेशिया में प्रोबोवे सुबियांतो जो है वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। मतलब इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है प्रोबोवे सुबियांतो। तो ये याद रखिएगा, कई बार जो है राष्ट्रपति का नाम पूछ देता है। ओके, उसके बाद देखिए बढ़िया न्यूज है आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन सीएए के बारे में याद होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इससे संबंधित न्यूज है। पहले क्या होता था, पहले ये बताइए कि संविधान में कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है? भाग कौन सा है? दो। भाग दो। भाग 2, बढ़िया। और कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल बताइए। 5 से 11 तक दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो 5 6 आप लोगों को पता है 5 6 7 8 9 में है क्या? यस। 9 बता दीजिए, 9 नंबर बता दीजिए क्या है। किसी को पता है बताइए। सर जैसे भारत से जो पाकिस्तान गए ना, नहीं नहीं, गलत बता रहे, उसका ये नहीं है, ये नहीं है। 9 नंबर में है कि अगर भारतीय कोई सिटीजन, तो उनकी नागरिकता किस तरीके से जा सकती है। ठीक है, अच्छा ये 9 नंबर आ- में किस तरीके से नागरिकता जा सकती है ये दिया गया है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो दूसरे आर्टिकल में। यस सर, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उसका नागरिकता जी चली जाएगी। बिल्कुल, 3 तरीका है नागरिकता, भारत की नागरिकता छूटने की 3 अलग अलग कंडीशन है, तो वो आर्टिकल 9 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल यही है, ये बताइए 11 क्या है। दीपू मैम है, बताइए आप। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, आशीष बताइए। जी जी, क्या सर बोलिए। नागरिकता के संबंध में जो नियम होगा ना वो भारत सरकार लागू करेगी, बिल्कुल। संसद द्वारा जो कानून बना के ना। बिल्कुल, तो देखिए 11th आर्टिकल में ये है, पहले ये समझिए कि संविधान है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। तो लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि 26 जनवरी को संविधान पूर्णतः लागू हुआ है। ठीक है, तो 26 नवंबर को कुछ प्रावधान जो थे वो लागू हुए थे संविधान के, उसमें से नागरिकता भी जो था वो 26 नवंबर से ही लागू हो गया था। ठीक है, अब चूंकि उस समय जो भारत की समस्या थी कि भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याओं को संविधान में एड्रेस किया गया था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 11 में लिख दिया है कि भविष्य में होने वाली जितनी भी नागरिकता संबंधित प्रावधान है उसका अंतिम निर्णय संसद के लोग करेंगे। ठीक है, जो वर्तमान संसद में रहेंगे लोग, वो इससे जुड़े हुए प्रावधानों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 11 में दिया गया है। आप लोग को पता होगा इससे संबंधित 1955 का एक एक्ट भी है, किन्हीं को पता है बताइए, नागरिकता से संबंधित जो एक कानून है, क्या है वो 1955 वाला? सिटीजनशिप नागरिकता बिल्कुल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 55 बिल्कुल। और इसी अधिनियम को जो है आप गौर करेंगे क्रमशः समय समय पर बदला जाता है। 2019 में जो है अंतिम बार इसको बदला गया था। ठीक है, तो इसको आप गौर करेंगे तो 1955 में, फिर 75 76 के आसपास भी, 2003 में भी, उसके बाद भी कई बार इसको संशोधन हुआ है। बिल्कुल कई बार इसको बदला गया है। ठीक है, तो नागरिकता संबंध पर जान चुके हैं, डिवाइड भी हो गया, अच्छी बात है ये। तो एक न्यूज ये है कि नागरिकता के लिए जो है पहले चार चार प्रकार से जो नागरिकता एक्वायर किया जाता था भारत का। तो इसमें एक प्रकार ये भी था कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में अगर 10 साल तक यहाँ पे लगातार रिसाइड कर जाता था, रह जाता था, तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती थी। जैसे अदनान सामी हो गए, है ना, वो पाकिस्तान के नागरिक थे लेकिन वो बहुत दिनों से चूंकि भारत में थे तो उनको ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता मिल गई। इस तरीके का प्रावधान है। तो पहले ये नियम था कि अगर 10 वर्ष या 11 वर्ष लगातार रहता था तो उसको भारत की नागरिकता मिलती थी, लेकिन इसको बदल कर इसको 6 साल कर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति अगर 6 साल लगातार भारत में रहता है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान बदला गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, मिशन दिव्यास्त्र के बारे में। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, तो ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। इसके तहत अग्नि मिसाइल को जो है, अग्नि 5 मिसाइल का वो किया गया था, परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक। ठीक है, एक दिन हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात भी किया था। ठीक है, किन्हीं को अगर आइडिया है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का अंतर क्या होता है तो बताइए। बैलिस्टिक क्या होता है और क्रूज क्या होता है? बैलिस्टिक में सर वायुमंडल से बाहर जाएगा।
वायुमंडल से बाहर चला जाएगा? वायुमंडल से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोलिए, है ना, मतलब ये काफी दूर जाता है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, काफी दूर जाता है ये। 3000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का रेंज इसका रहता है, यानी काफी दूर जाता है, मारक क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। क्रूज मिसाइल जो है ये 200-300 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, ठीक है, ये अंतर है। तो भारत जो है अभी अग्नि 5 का प्रक्षेपण कर चुका है और सफल परीक्षण रहा है इसका। इसके साथ क्या हुआ था, अग्नि 5 में जो है MIRV, ठीक है, MIRV तकनीक भी है। और ये तकनीक है क्या, ये समझिए, MIRV तकनीक क्या है। तो ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब इतने दूर तक जब हमारा अग्नि 5 जाएगा तो वो एक साथ कई ठिकानों पर मार कर सकता है, ये इस अग्नि 5 की खासियत है, ठीक है। इसी के लिए इसका नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। तो याद रखिएगा अग्नि 5, ठीक है। और मिशन का नाम क्या है, तो मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है, तो उसका जो है 2225 हेक्टेयर भूमि जो है उसको अभयारण्य से अलग कर दिया गया है, ठीक है। अलग करने का कारण क्या है, तो वहां पे जो है एक खास प्रकार का लाइमस्टोन पाया गया है जो कि सीमेंट बनाने में उपयोग आता है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, उत्खनन करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए जो है इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य से अलग कर दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बताइए बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है एरिया वाइज? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बढ़िया, कैमूर है। चलिए हम लोग वन्यजीव अभयारण्य बात किए हैं, तो बिहार के अभयारण्यों के बारे में जो है हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण। बेतिया। नहीं, पश्चिम चंपारण, बढ़िया, ओके। कैमूर वाला तो कैमूर जिले में ही है। ये बताइए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गया। गया, ओके। भीम बांध बताइए, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर। मुंगेर। ओके। मुंगेर। उसके बाद कुशेश्वर कहाँ है बताइए? दरभंगा। काबर ताल कहाँ है? काबर? बेगूसराय। बेगूसराय। गोगाबिल बताइए, गोगाबिल? कटिहार। कटिहार। ओके। उसके बाद वैशाली करके है, ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा, ओके, बढ़िया। बिहार हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो इसको मैप पे अच्छे से डिटेल में देखेंगे एक दिन। तो हम लोग कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके एरिया को थोड़ा घटाया गया है सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए। अगला न्यूज देखिए। हाँ ये देखिए, पूर्वोत्तर के आर्थिक क्षेत्र में लागू नहीं होगा CAA। अभी हम लोग पढ़े थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहां पे इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए इस शेड्यूल के जितने भी राज्य हैं छठे अनुसूची के, उसमें तो ये ऑटोमेटिक लागू नहीं हो रहा था। ये बताइए कौन कौन से राज्य सिक्स शेड्यूल में शामिल हैं? राज्यों का नाम बताइए, छठे अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 3 जो है राज्य वो छठे अनुसूची में शामिल है। तो इन जगहों पर पहले ये लागू नहीं हो रहा था। इसके अलावा 4 अन्य राज्य भी हैं जहाँ ये लागू नहीं होगा। वो राज्य वैसे राज्य हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट काम करता है, ठीक है, ILP, इनर लाइन परमिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर। इन जगहों पर जो है इनर लाइन परमिट लागू होता है। दरअसल ये क्षेत्र जो है काफी संवेदनशील है, ठीक है, अपने कल्चर को लेकर, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को लेकर। यहाँ पे अब संविधान में ऐसा एक प्रावधान किया गया है, वहां पे अगर कोई भारतीय व्यक्ति भी अगर उस क्षेत्र में जाता है तो उसको एक परमिट लेना पड़ता है, उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे इनर लाइन परमिट लागू होता है वो क्षेत्र, साथ ही साथ 6 शेड्यूल के जो राज्य हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये संविधान संशोधन वाला, वो लागू नहीं होगा। ये न्यूज आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए बिहार की रहने वाली है मेनका, ठीक है। मेनका को जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित है इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। बिहार की मेनका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया था, तो याद रखिएगा ये नेपाली भाषा का एक उपन्यास था जिसका नाम था नीलकंठ,
ठीक है, नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का इन्होंने मैथिली में अनुवाद किया था, इस वजह से इनको जो है ये अवार्ड मिला है। लेखिका का नाम क्या है? मेनका नाम है, ठीक है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद देखिए हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए, पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री थे, फिर उनको बदल के यहाँ पे, बताइए किसको बनाया गया है मुख्यमंत्री, नाम बताइए, क्या नाम है उनका? नयाब सैनी, बिल्कुल नयाब सैनी, नयाब सैनी, नयाब सैनी, ठीक है। आप लोग आंसर करें, ठीक है, टू वे इंटरेक्शन रहेगा ना, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब, ठीक है। नाम क्या है बताइए? नयाब सैनी, नयाब सैनी। जी। अगला देखिए, नयाब सैनी, बिल्कुल, ये देखिए, नौसेना को मिला पनडुब्बी रोधी स्वदेशी पोत। तो क्या होता है कि कोलकाता शिपयार्ड के द्वारा जो है ये बनाया गया है, और इसका नाम वैसे नहीं दिया गया है, बस ये याद रखिएगा कि नौसेना को जो है पनडुब्बी रोधी जो है 2 स्वदेशी पोत मिल गया है, ठीक है। आप लोगों को नौसेना से जुड़ा हुआ एक आईएन संध्याक, अरिघात बताइए क्या है? अरिघात बताइए क्या है? आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात क्या है बताइए? न्यूक्लियर सबमरीन है सर। ओके, तो ये जो है इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, राज्यपाल जो अर्लेलकर हैं बिहार के राज्यपाल, वो पीएम सूरज पोर्टल का जब उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे वो मौजूद थे, ठीक है। तो ये पीएम सूरज पोर्टल जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, पीएम सूरज पोर्टल। और इसका फुल फॉर्म जो है पूरा, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, इस अपने नाम से बिल्कुल अलग है इसका फुल फॉर्म। पीएम सूरज पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण। ये पीएम सूरज का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म फिर बता देते हैं, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। ये पीएम सूरज पोर्टल जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बिहार से संबंधित न्यूज है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बुनकर नेता है कपिल देव प्रसाद, इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो कपिल देव प्रसाद के बारे में याद रखिएगा, इनको पद्मश्री मिल चुका है। उसके बाद देखिए, सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल सिंह। तो सीबीएसई आप लोगों को पता होगा, ये स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ बोर्ड है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल सिंह, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह बनाए गए हैं। उसके बाद अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले जो है कुछ जगहों का नाम बदला गया था, उसमें से अहमदनगर एक जगह है, उसका नाम बदलकर इसको अहिल्या देवी के नाम पर कर दिया गया था। इसके अलावा इससे पहले महाराष्ट्र के 2 अन्य शहरों का भी नाम बदला गया था, जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था बताइए, आप किन्हीं को पता हो तो? औरंगाबाद का नाम क्या हो गया था? शिवाजी सर, शिवाजी, संभाजी, 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 ठीक है। संभाजी कौन थे बताइए? देखिए शिवाजी है ना, शिवाजी के, बिल्कुल जी बताइए मैम, ठीक है, नहीं बताइए। देखिए मैं शॉर्ट में जो है ना आपको मराठा की डायनेस्टी एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये शिवाजी हैं, ठीक है। शिवाजी जो थे मराठा के फाउंडर रहे, इनके 2 पुत्र थे, ठीक है। दोनों पुत्र का नाम किन्हीं को पता है बताइए? साहू जी और संभाजी। ठीक है, नहीं, एक का नाम था राजा राम, ठीक है। छोटे वाले भाई जो थे उनका नाम था राजा राम जी, और एक का नाम था साहू जी, और दूसरा पहला संभाजी, संभाजी, ठीक है। साहू और जी। साहू जी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी, ठीक है, ऐसा रहा है। और राजा राम जो थी, इनकी पत्नी थी ताराबाई, ठीक है। आप इनका नाम सुने होंगे, मराठाओं में इनका काफी इंपॉर्टेंट रहा है ताराबाई का, बिल्कुल ताराबाई। और इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है। शिवाजी टू जो थे इनके पुत्र थे। तो जब हम लोग मराठा देखेंगे ना, तो ये इजिली ये डायनेस्टी आपको समझ में आएगी। शिवाजी जो थे, इनके 2 पुत्र थे, राजा राम और साहू जी। साहू जी के पुत्र हो गए संभाजी, ठीक है। और उधर ताराबाई हुई, क्योंकि राजा राम जो थे उनका डेथ हो गया था, ठीक है, उनको मार दिया गया था। इस वजह से ताराबाई जो है अपने अल्प वयस्क पुत्र थे शिवाजी, उनके साथ जो है वो राज करने लगी थी, ठीक है। ये न्यूज है। अच्छा ये बताइए, तो पेशवाओं का भी इतिहास एक बार देख लेते हैं। पहले पेशवा कौन थे? पेशवा का नाम बताइए। विश्वनाथ, बालाजी बालाजी विश्वनाथ। वो पहले पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है।
उसके बाद इनके पुत्र हुए, उसका नाम क्या था? बाजीराव, ठीक है, बाजीराव बाजीराव। प्रथम, बिल्कुल। और इनका पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव इसका नाम था, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। ये बताइए 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, उस समय पेशवा कौन थे? यही थे, बालाजी बाजीराव ही उस समय पेशवा थे, बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव थे, ये याद रखिएगा। मराठा जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे इन सारे फैक्ट्स को हम लोग वहीं याद कर लेंगे। मराठा में हम लोग सर अष्टप्रधान संभाजी पढ़ते थे, जो है ना, अष्टदिग्गज। हेलो सर, जी संभाजी जो जी है बोलिए। शिवाजी के लड़के ही हैं। साहू जी नहीं, जी संभाजी है। संभाजी और राजा तो साहू राम। जी के पुत्र हैं। जी, और उनके पुत्र का नाम था साहू जी, है ना? जी जी। ओके, जी। थैंक यू आशीष। ओके, हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तो वहां पे इन सब चीजों को देंगे। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज के बारे में बताइए, क्या है ये? अष्टप्रधान क्या है और अष्टदिग्गज क्या है? अष्टदिग्गज कौन ऑफ मिनिस्टर टाइप का सर? अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में थे। जी, और अष्टदिग्गज? विजयनगर एम्पायर में अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में थे वो, कृष्णराय द्वितीय, कृष्णदेव राय के टाइम। ठीक है, बढ़िया। चलिए, बढ़िया है। तो हम लोग ने नगर के बारे में पढ़ा था, इसका नाम बदल के अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी कर दिया गया था, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये लागू हो गया है, इसके बारे में उस्मानाबाद का क्या बोले? धारा? धाराशिव, धाराशिव, ठीक है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, ओके। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया था, ये न्यूज हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसका। उसके बाद देखिए, अगला न्यूज देखते हैं। हाँ, ये देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है भारत के चुनाव आयुक्त थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो है 2 लोगों को बिहार भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो एक थे ज्ञानेश्वर कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू, ठीक है, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर संधू, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर संधू। ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है, तो इसको एक कमेटी के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया जाता है। उस कमेटी में सदस्य कौन कौन होते हैं? आशीष बताइए, कमेटी के सदस्य। चलिए, कोई बताइए जिनको पता हो। जी दीपू सर बताइए। पीएम, जी, पीएम, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर। पहले सुप्रीम कोर्ट का ये था कि सीजीआई को रखना है, लेकिन जो अभी अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें पीएम और सीजीआई के प्लेस पे कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ये गया हुआ था मामला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि एक कमेटी बनाई जाए जो जो इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था? तो बोला था प्रधानमंत्री हो सकते हैं, विपक्ष के नेता हो सकते हैं, एलओपी, ठीक है, और साथ में इन्होंने बोला कि आप है ना, कैबिनेट स्तर का किसी मंत्री को रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीजेआई को अपना ही स्थान इसमें दे दिया था। बाद में संसद ने इसको चेंज कर दिया, अपना अलग से कानून बना के, और इसमें जो है 3 लोग चुने गए इस कमेटी के लिए। इसमें एक प्रधानमंत्री थे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और साथ में एक जो थे वो कोई भी कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो चुना गया है उसमें कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, दूसरे नंबर पे अमित शाह थे गृह मंत्री, और फिर इसमें लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। तो ये 3 लोगों ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना था। नाम इनका क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर जो एक मसौदा तैयार किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष बताइए। रामनाथ कोविंद थे। और कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, ठीक है। देखिए, इलेक्शन के सदस्य से ये न्यूज है। न्यूज क्या है? इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप जारी किया था, मोबाइल ऐप, उसका नाम था वोटर टर्न आउट ऐप, ठीक है। और इस ऐप के तहत क्या होता, तो जितना भी लोकसभा सीट है उस पर कितना वोटर टर्न आउट हुआ है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, इसका हर 2 घंटे पर जो है आपको अलग अलग
मतलब आप रिफ्रेश करते तो आपको जानकारी मिलती, ठीक है, हर 2 घंटे पे। तो इस ऐप का नाम क्या है? वोटर टर्नआउट ऐप। इसका नाम याद रखिएगा, ये चुनाव आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, बिहार जो है नीतीश कुमार जब अपना नया मंत्रिमंडल बनाए थे तो उसमें जो है कुछ नए लोग शामिल हुए थे, उसके बारे में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, नीतीश कुमार कितनी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं? 7 बार। 9 बार। ठीक है, 9 बार 9 बार 9 बार। 9 बार। ठीक है, कितने उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में? हाँ 2। 2 2 विजय कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिल्कुल। जैसे ओके, चलिए हमको ये बताइए, अभी वर्तमान में हाल ही में बिहार सरकार जो है ना एक नया मंत्रालय का गठन किया है जो पहले नहीं था। ठीक है, कौन सा खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय? ये आप लोग जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा कि बिहार में खेल मंत्रालय करके कोई मंत्रालय पहले नहीं हुआ करता था, वह पहले किसी अन्य मंत्रालय के साथ ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, युवा मामले का मंत्रालय के साथ। ठीक है, तो अभी खेल मंत्रालय करके एक अलग मंत्रालय बनाया गया और उसके अभी मंत्री हैं, ये भी बताइए आप लोग। खेल मंत्री कौन है अभी? जितेंद्र कुमार राय। श्योर है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, ये खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, बिहार के खेल मंत्री एक बार चेक करके ये बताइएगा। अभी सुरेंद्र मेहता बने थे, है ना? खेल मंत्री जो है सुरेंद्र मेहता बने थे। हो सकता है वर्तमान में चेंज हो गए हो, तो इसका अभी अपडेट आप लोग दे दें इसके बारे में अगर कुछ है तो। ठीक है, देखिए बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ये बिहार से संबंधित न्यूज है। ठीक है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो परवार रवि मनु भाई हैं। ठीक है, और ये 92 बैच के जो है प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो इनको बनाया गया है अभी बीपीएससी का चेयरमैन। ये बताइए, बीपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो अपने से कब हटता है? उसके लिए क्या संविधान में क्या बताया गया है? 2 स्थितियां हैं, क्या क्या है बताइए। कितने वर्ष तक ये रह सकता है अध्यक्ष पद पर? 65 वर्ष तक। 62 वर्ष तक या 62 फिर वर्ष 6 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले आ जाए, ठीक है, वो रहेगा, या तो 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला कौन न्यूज़ करता देखते है हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना? चलिए ये देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को 20 राज्यपाल ना होगा कि राष्ट्रपति होगा? चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? ये तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य का जैसे सदस्य और उसका अध्यक्ष राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल ना होगा, और वो हटाता है उसको राष्ट्रपति। आपको अगर देख के बताऊंगा, ठीक है, हो सकता है आप सही बता रहे हो, कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण देने पर मंजूरी मिली है। ठीक है, तो ये एक संविधान में बदलाव करके जो है कश्मीर के लिए प्रावधान लाया गया था। वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आते हैं, ट्राइबल्स में आते हैं, उनको 20% आरक्षण राज्य के कोटा में देने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये बताइए, बक्करवाल जो है ये कहाँ की ट्राइब है? बक्करवाल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की है। गद्दी जो है ये कहाँ की है? ये सब वहीं जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, वहाँ पे जो हिमाचल है प्रदेश। बिल्कुल हिमाचल और जम्मू कश्मीर वगैरह में बिल्कुल है ना, वो एक क्षेत्र में तो नहीं, वो आसपास गद्दी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल। जी अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति का ट्राइब्स है, ये किस राज्य में अवस्थित है? ये बताइए। एमपी। एमपी में। और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या की किस अनुसूचित जनजाति की है? भील का। बढ़िया बढ़िया, भील का। ठीक है, बढ़िया मैम। आरबीआई को मिला जोखिम प्रबंधन अवार्ड। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको एक अवार्ड मिला है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोखिम प्रबंधन अवार्ड। ठीक है, और इसको जो आरबीआई है उसको लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये बिहार गवर्नमेंट में जो लोग भी वर्क करते हैं उनके लिए न्यूज था कि राज्य कर्मियों को जो है उनके डीए में, है ना, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया था, डियरेंस अलाउंस। देखिए, ये मुझे इस तरीके का सवाल बनने की संभावना होती है। स्टॉप क्लॉक है, हो सकता है पूछ दे कि ये स्टॉप क्लॉक जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो स्टॉप क्लॉक जो है ये क्रिकेट संबंधित है। ठीक है, ये नियम क्या है ये समझिए। नियम ये है कि जब एक ओवर में लोग बॉल फेंकते हैं, बॉलर बॉल फेंकते हैं,
तो उनका जो है एक समय निर्धारित कर दिया कि इतने में ही जो है इनको अपनी ओवर खत्म करनी है, ठीक है। और जब वो ओवर खत्म होगा उसके बीच और अगला ओवर जो शुरू होगा उसके बीच भी जो है समय निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टॉप क्लॉक करके जो है नियम है, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए, एक इंटरेस्टिंग न्यूज पूछते हैं। सर क्रिकेट एक के क्वेश्चन था, जी जी बोलिए कुंदन। करंट अफेयर से, डंकी क्या होता है? डंकी डंकी एक रूट है ना। डंकी रूट है, और ये जो है अभी चर्चा में बना मूवी के लिए भी है, डंकी मूवी करके आई थी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वैसे लोग जो इलीगल तरीके से जब एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं ना, तो वो जिस रूट को फॉलो करते हैं ना, उस रूट को डंकी रूट कहते थे, ठीक है। इसमें चर्चा है सर? जी कहाँ पे चर्चा है? जी सर, वही पूछना ओके, था। जी जी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, उसमें जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल ही होंगे, है ना। ओके ओके ठीक है, राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति जो है ना वो मतलब राजभाषा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कराते हैं राष्ट्रपति। ठीक ठीक है, ओके ओके। चलिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर कीजिएगा। ये बताइए क्रिकेट के वो पहले खिलाड़ी कौन थे जो टाइम आउट के तहत आउट हुए थे, टाइम आउट रूल के तहत? एंजेलो मैथ्यू, श्रीलंका के। श्रीलंका के खिलाड़ी किस देश के खिलाफ जो है वो टाइम आउट घोषित किए गए थे? ये मैच था किन दो देशों के बीच था? बांग्लादेश है। बिल्कुल, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच था, ठीक है। चलिए हम लोग आज WPL के बारे में काफी न्यूज देख चुके हैं। सबसे तेज गेंद फेंकने वाला एक न्यूज देखे थे, फिर एक हैट्रिक वाला न्यूज देखे थे, है ना, दीप्ति शर्मा का न्यूज था वो। फिर देखिए ये WPL का फाइनल जो है वो RCB के द्वारा जीता गया है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा WPL का फाइनल जीता गया था। तो याद रखिएगा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की विजेता इस बार कौन रही है, तो ये RCB रही है, ठीक है। और इसमें ऑरेंज कैप किनको मिला है, तो ये एलिस पेरी को मिला है। ये RBC मतलब बेंगलुरु की ही खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर पर्पल कैप की बात करें, यानी सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है, तो इसमें प्रियंका पाटिल इनका नाम है, ठीक है। तो ये दोनों RCB की ही खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऑरेंज कैप जो है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ, फिर क्योंकि चुनाव इस वर्ष हुआ है तो इसे काफी न्यूज छपे हुए हैं। चुनाव आयुक्त जो थे उन्होंने 4M है ना, यानी चुनाव से संबंधित 4 बड़ी समस्याओं को चिन्हित किया था। उसमें उन्होंने 4 जो है ये शब्दावली दी थी, ये टर्म दिया था 4M। ये 4M है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहला M है मसल पावर, दूसरा है मनी पावर, तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, और चौथा है मॉडल कोड वायलेशन, ठीक है। तो ये हो सकता है पूछ दे चुनाव आयोग के द्वारा जो 4M दिया गया है इसमें कौन कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो पहला M से मसल्स याद रखिएगा, यानी बाहुबल की बात कर रहा है ये, ठीक है, बाहुबली नेता लोग होते हैं उनके बारे में। दूसरा मनी पावर के बारे में बात कर रहा है, यानी जो मनी जो पैसा वगैरह जो ज्यादा खर्च होता है, लिमिटेशन से ज्यादा हो जाता है खर्च, उसके बारे में है। तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी जो अभी हाल फिलहाल में फेक न्यूज वगैरह की समस्याएं हैं, इससे जुड़ा हुआ है। और चौथा है मॉडल कोड ऑफ वायलेशन, यानी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, उसका वायलेशन भी कई बार जो है ये किया जाता है। तो ये 4 चीज जो है इसको चिन्हित किया है चुनाव आयोग ने, ये याद रखिएगा 4M। उसका देखिए एक आंकड़ा दिया गया है, और ये जो है कंपेरेटिव स्टडी के तौर पे देख सकते हैं। न्यूज क्या है कि पहला जब चुनाव हुआ था 1951 में, ठीक है, तो उस समय जो है भारत में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 17.3 करोड़ थी, ठीक है। पहले लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 17.3 करोड़ थी। जो 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें 96.8 करोड़ हो गया है, यानी 6 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आंकड़ा जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये याद रखिएगा, 6 गुना बढ़ गया है, ठीक है। इसमें से अगर महिला और पुरुष से में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पुरुषों की संख्या जो है ये 49 करोड़ के आसपास है, 49.7 करोड़, और महिलाओं की संख्या जो है ये 47.15 करोड़ है, ठीक है। तो ये आप एडिशनल फैक्ट गौर कर सकते हैं इस पे, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये देखिए एक है शीतल देवी, आप लोगों ने इनका फोटो जरूर देखा होगा, काफी चर्चा में रहती हैं ये पैरा एथलीट हैं और पैर से जो है ये तीर चलाती हैं, है ना। तो पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी, इनको दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है, ठीक है। ये राष्ट्रीय आइकन बनी है, तो ये याद रखिएगा।
चुनाव आयोग जो है इनको बनाया है आइकन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत बढ़िया न्यूज है, वन लाइनर टाइप का ये न्यूज कहा जा सकता है। तो न्यूज क्या है कि मिशन पाम ऑयल के तहत पहला प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया। हो सकता है आपको पूछ दे कि भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिशन पाम ऑयल के तहत जो पहला प्रोसेसिंग यूनिट है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये यूनिट शुरू किया गया है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी करके है, वहां पे जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए एक सुरंग के बारे में हम लोग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था, क्या नाम था उसका बताइए? सेला सुरंग। चलिए देखिए रूस में जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और अभी वर्तमान में फिर से जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है ये जीत गए हैं, तो अब ये जो है 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूज देखिए, ये भी बढ़िया न्यूज है, छिपा हुआ न्यूज कह सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि एक लोकसभा सीट पर जो है एक ही दिन चुनाव हो जाता है। ठीक है, एक लोकसभा सीट पर एक ही दिन चुनाव हो जाता है, लेकिन मणिपुर का जो एक लोकसभा सीट है, क्योंकि मणिपुर में अभी हिंसा भड़की हुई थी, तो वहां पे एक लोकसभा सीट पर 2 दिन जो है अलग अलग चरणों में चुनाव हुआ है। तो सीट का नाम याद रखिएगा, उस सीट का नाम है बाहरी। ठीक है, बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट जो है यहाँ पे जो है 2 चरणों में मतदान हुआ है। अगला देखिए ब्रह्मोस मिसाइल में बात किया गया है। ठीक है, तो ये बताइए ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये किस देश से भारत को प्राप्त हुआ है? ब्रह्मोस किस देश से हुआ है? रूस बिल्कुल रूस से हुआ है। रूस से जी रूस से हुआ है। ब्रह्मोस में याद रखिएगा कि ये 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो एक नदी तो ब्रह्म में ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, भारत की ब्रह्मपुत्रा है, और मोस जो है ये वहां पे रूस की एक नदी है, इन दोनों के नाम से मिलाकर ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए ये अगला न्यूज देखिए, नवनीत कुमार सहगल जो है वो प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये प्रसार भारती वाला जो है ये राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है, तो ये नाम याद रखिएगा नवनीत कुमार। चलिए सीबीएसई के अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़े थे, कौन बने थे सीबीएसई के अध्यक्ष? आज ही पढ़े हैं इसके बारे में। राहुल सिंह ऐसे के कुछ राहुल सिंह। राहुल ओके रुपेश सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, वही ब्रह्मोस के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। जी बोलिए ना। जी अपने सही फिर बता दिया था कि वो ब्रह्मोस जो है कि इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर एक्सरसाइज ही है, और अब तो हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं सर इस मामले में कि इसका तो प्रोडक्शन भी भारत में होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल फिलीपींस को बेचा भी गया है। हाँ, बेचा भी गया है। बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताइए, बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत ने अग्नि मिसाइल बनाया है, ठीक है, अग्नि 4 वगैरह, क्या ये भारत दूसरे देश को बेच सकता है क्या? चाहे तो बेचा जा सकता है क्या, ये बताइए? क्योंकि ब्रह्म मिसाइल तो भारत ने बेचा है, ठीक है, तो अग्नि 5 या अन्य जो अलग अलग बनाता है भारत मिसाइल वगैरह, वो बेच सकता है क्या भारत? देखिए हम आप बताते हैं कि दुनिया में क्या हुआ है कि एक पैक्ट साइन किया गया था, उसके तहत जो है लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला जितना भी वो है मिसाइल, उसको जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका जो है ना डिस्टेंस जो है वो लिमिट किया गया है, उससे ज्यादा का जो है वो आप बेच नहीं सकते हैं, दूसरे देश को जो है आप उसका टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि ब्रह्मोस जो था ये जब भारत को मिला था रूस से, तो इसका मारक क्षमता जो था ना वो 250 से 300 किलोमीटर के आसपास ही था, लेकिन भारत ने क्या किया है कि उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी मारक क्षमता को बढ़ाया 700, 800, 1000 किलोमीटर तक। और जब वो भारतीय पेटेंट जब मतलब भारतीयकरण हो गया ब्रह्मोस का, तब जाके भारत ने इसको अलग अलग जगहों पर बेचना शुरू किया। ठीक है, तो अभी फिलीपींस वगैरह इसको खरीदा है। ये एडिशनल न्यूज था। साइंस एंड टेक में जब हम लोग पढ़ेंगे कभी, तो उसमें पैक्ट आता है, उसमें हम लोग ये देखेंगे ना, एनएसजी आता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आता है। ठीक है, फिर वो एक बायो मिसाइल्स होता है। ठीक है, उन सब पे क्या पैक्ट लगा हुआ है, तो ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जब मौका लगेगा तब देखा जाएगा ये तो। सर अगला उस हिसाब से तो यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री भी तो यूक्रेन को दिया ना मिसाइल वगैरह सब। जी वही है ना, उसका डिफेंस जो है ना किसी एक मिसाइल का
उस फैक्ट में ये लिखा गया है कि कौन सा मिसाइल जो है वो बेचा जा सकता है, वो दिया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए ना टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। तो जो जो देश उसका टर्म एंड कंडीशन का पालन करता है वो सारा मिसाइल बेचा जा सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कहें कि बेचा ही नहीं जा सकता है, बट हम ये बताएं आपको रेंज, कि उसका रेंज कम होना चाहिए। हाँ, वो रेंज जो है ना उसको कुछ ना कुछ निर्धारित किया गया है, ठीक है। यस। ओके, चलिए देखिए एक बढ़िया न्यूज है। हिंद महासागर में फिर दिखा नौसेना का शौर्य। तो देखिए एक युद्धाभ्यास किया गया था, तो उसमें जो है भारतीय नौसेना ने जो है अपना उसमें अलग अलग अभ्यास किया था, तो उसके बारे में ये न्यूज छपा हुआ है। इसमें ऐसा कोई खास ऐसा नाम नहीं था, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, एनसीईआरटी ने जारी की नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 रिपोर्ट। तो पूछा जा सकता है आपको कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। असर किसके द्वारा जारी की जाती है बताइए? ASAR, ये भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। असर की रिपोर्ट बिल्कुल प्रथम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ एनसीईआरटी वाला भी आप लोग याद रखें, एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बाकी चीजें छोड़ सकते हैं, वो मेंस पर्पस से था, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखिए, ये इसको कर सकते हैं, ये वो ले चुके थे, राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, न्यायमूर्ति ने अपने पौत्र, हाँ ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। नारायण मूर्ति, आप लोगों को पता होगा कि इन्फोसिस के मालिक रह चुके हैं। इनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति, वो लेखिका भी हैं। वर्तमान में जो है महिला दिवस के दिन इनको राज्यसभा में नॉमिनेट करके सदस्यता भी दी गई। इसके अलावा ऋषि सुनक जो थे इनके दामाद थे, वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हीं से संबंधित एक न्यूज है कि नारायण मूर्ति का के जो पोते हैं, ठीक है, उनका काफी कम उम्र है, 6 महीना भी उनका उम्र नहीं हुआ था। तो उन्होंने, नारायण मूर्ति ने अपना इन्फोसिस का 240 करोड़ का शेयर जो है उनके नाम कर दिया, ठीक है, 240 करोड़ का। तो यहाँ न्यूज में दिया गया है कि हो सकता है जो पौत्र हैं वो सबसे कम उम्र के करोड़पति भी हो गए होंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूज था, इंटरेस्टिंग था, इसलिए आपको बता दिया गया, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र को मिला 54,000 करोड़ का एफडीआई। चलिए एफडीआई बताइए क्या होता है, एफडीआई का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, और ये बताइए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये एफडीआई, और एक होता है एफआईआई। एफआईआई क्या होता है ये बताइए, या एफडीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर किसी को पता है क्या? अंतर क्या है? एफडीआई शॉर्ट टर्म है, एफडीआई लॉन्ग टर्म है, एफपीआई शॉर्ट टर्म है सर। और ये एसिड क्रिएशन करता है एफडीआई, वो लायबिलिटीज होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगता है एफपीआई। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जब हम लोग, या रुपेश सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें इन चीजों का आपको डिटेल में बहुत आसान भाषा में सर समझाएंगे, ठीक है। तो एफडीआई की जो सीमा है बीमा क्षेत्र में, इसका गौर कीजिएगा कि इंश्योरेंस में जो है 2014 में धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, इसको प्राइवेटाइज करना शुरू किया था। तो शुरुआत में क्या किया कि 100 में से क्या किया, 100% पहले सरकार के पास स्वामित्व रहता था। तो शुरुआत में क्या किया, 26% इसको प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया। फिर बाद में क्या हुआ, 2019 में जाकर इसको थोड़ा और 74% कर दिया गया। और फिर थोड़ा आगे जाकर 100% तक जो है इसमें प्राइवेट एंटिटीज घुस सकते हैं, ठीक है। तो बीमा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जो है 100% एफडीआई का मालिक हो सकता है। ये चीज जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जो है आपको फिर बाकी एफडीआई जब पढ़ेंगे तो ये सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में भी जो है वर्तमान सरकार ने एफडीआई को अलाउ किया है, तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस लगाया गया है, वो भी जो है आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं, पंकज आडवाणी के बारे में हम लोग, ये स्नूकर खिलाड़ी थे, ठीक है। तो इनको जो है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। स्नूकर खिलाड़ी थे पंकज आडवाणी। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने ये बिहार करंट अफेयर जब पढ़ रहे थे तो उस समय ये न्यूज काफी डिटेल में चर्चा किए थे। तो बिहार का जो बेगूसराय जिला है वो विश्व में सर्वाधिक पॉल्यूटेड शहर में इसका पहला स्थान आया था। तो स्विट्जरलैंड का एक संगठन है IQ एयर, ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक संगठन है IQ एयर, वो अपनी तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है, उसके तहत बेगूसराय जो था वो सर्वाधिक पॉल्यूटेड एयर, उसका सर्वाधिक एयर पॉल्यूटेड एयर पाया गया है, तो ये याद रखिएगा। PM 2.5 की सांद्रता जो है सर्वाधिक यहाँ पाई गई थी, ठीक है। उसका देखिए, एक व्यक्ति है साहित्यकार प्रभा वर्मा,
ठीक है, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये जो प्रभा वर्मा है, ये मलयालम भाषा के उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। ठीक है, इनके कविता संग्रह रौद्र रौद्र स्वामित्व सात्विकृत कृम के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आप नाम बस याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, प्रभा वर्मा। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया गया। उसके बाद देखिए अगला न्यूज देखते हैं। ये सारी चीजें स्किप करने वाली हैं। ये देखिए 41 देशों में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है बताइए? फिनलैंड टॉप पे रहा है। SDSN। जी, इसमें फिनलैंड जो है ये लगातार 7वें वर्ष टॉप पे रहा है। ठीक है, तो भारत का स्थान आप लोग याद रखिए स्थान पे। जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है बताइए? 129। 129। बढ़िया, ओके। तो इंडेक्स वगैरह हम लोग डिटेल में देखेंगे, सारा इंडेक्स याद करेंगे, एक एक करके जो आपको न्यूज में मिलता जाता है उसको आप लोग यहाँ याद करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए वाहन चार्जिंग का जो एक वो है पोर्टल होता है, उसके लिए दो कंपनी ने जो है आपस में समझौता या साझेदारी की है। तो दो कंपनी कौन कौन सा ये याद रखिएगा, महिंद्रा कंपनी है और दूसरा है अडानी। ठीक है, तो महिंद्रा और अडानी जो कंपनी है दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर। ठीक है, तो हाल फिलहाल में हो सकता है आने वाले समय में जो है आपको काफी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में मिले देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है पेरिस ओलंपिक में ध्वज वाहक होंगे शरद कमल अंचल। ठीक है, तो ये न्यूज जो हम लोग कई बार कर चुके हैं। शरद अंचल जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। सॉरी टेबल टेनिस। सिंह। और समापन समारोह में जो है ध्वज वाहक कौन रही हैं? श्रीजेश और PR श्रीजेश और मनु भाकर। अवनी लिख रहा है। नहीं, वो जो कौन था? मन्नू, क्या नाम था उनका? मनु भाकर। मनु भाकर जी, उनको वो थी। मनु भाकर और हॉकी के जो संन्यास लिए PR श्रीजेश। ओके, बढ़िया। देखिए एक आरआर के संबंधित न्यूज है, तो ये न्यूज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से हम लोग आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। आरआरबी है क्या बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है? रूरल रीजनल बैंक। जी, रूरल रीजनल बैंक है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है ये बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, आप लोगों का आइडिया होगा, तो कितना % जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में? 40%। 40%, बिल्कुल। देखिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप लोग बैंकिंग सिस्टम, तो उसमें आपको ये आरआरबी के बारे में बताया जाएगा, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। ठीक है, क्या क्या प्रावधान है, पैसा इसको कहाँ से मिलता है, इसका क्या संरचना है। ठीक है, स्टेट लेवल पे आरआरबी का क्या संगठन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, नेशनल लेवल पे क्या है, तो इन सब चीजों को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है जो बता रहे थे, और इसका भी थोड़ा जिक्र कर दे, डिटेल में बता दें। PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? सर 100% में 40% लोन देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर को। जी, ये प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है मैम? जैसे अंडर प्रिविलेज्ड हो जो जी। SC ST। नहीं देखिए सिर्फ यही नहीं है, इसमें जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्टार्टअप्स को भी आप इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ अलग अलग बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इन सब चीजों को मिलाकर जो है PSL कहा जाता है। इवन एजुकेशन भी जो है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के बीच हुआ है परमाणु पनडुब्बी समझौता। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग ये AUKUS के बारे में पढ़े होंगे, AUKUS। ये AUKUS समझौता जो है इसमें कौन कौन सा देश शामिल है ये बताइए? ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। बढ़िया। तो ये AUKUS समझौता हुआ क्या था, किस चीज को लेकर ये समझौता हुआ था? न्यूक्लियर सबमरीन। बिल्कुल, सबमरीन को लेकर हुआ था, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि चीन को प्रति संतुलित करने के लिए यह लाया गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में फिर से हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये बढ़िया प्रधानमंत्री जो है इनको ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, और सम्मान का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, ये प्रधानमंत्री को मिला है भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। अगला न्यूज क्या है, ये कर सकते थे ये न्यूज, बट फिर भी कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह पूछ देता है। और रणदीप हुड्डा हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी रहे हैं। एक मूवी भी बनाए थे ये, वीर सावरकर करके। ठीक है, तो ये काफी नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बना था, इसलिए ये पर्सनैलिटी अभी चर्चा में है। हो सकता है इससे सवाल बन जाए। याद रखिएगा, रणदीप हुड्डा जो है, इनको जी लैब फार्मेसी के द्वारा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये फार्मेसी मतलब क्या, ये दवाओं से संबंधित कंपनी है। तो रणदीप हुड्डा जो है जी लैब फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। पुष्पक का सफल परीक्षण कर इसरो ने फिर किया कमाल। ठीक है, अब ये पुष्पक क्या है, इसरो से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुष्पक है क्या, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान, ठीक है, यानी फिर से रीयूज करने वाला जो है प्रक्षेपण यान, RLV क्या होता है, RLV इसका फुल फॉर्म ही है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। इसका जो है इन्होंने परीक्षण किया था और वो सफल परीक्षण रहा था। ठीक है, और आमतौर पर जितना भी परीक्षण होता है ना, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होता है, लेकिन ये जो पुष्पक है इसका परीक्षण जो है ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया था। तो ये थोड़ा एक नया फैक्ट है, आप याद रखिएगा। इसका जो है परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया था। ठीक है, पुष्पक है क्या, तो ये RLV है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, इसरो के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये शिव शक्ति के बारे में आप लोगों को पता होगा। शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे चंद्रयान-3 का लैंडर उतरा था, ठीक है, विक्रम लैंडर, उस जगह का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति दिया था। तो 7 महीने के बाद, जब इसका नामकरण कर दिए थे, उसके 7 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो है इस बात की पुष्टि की और उन लोगों ने भी इसका मान्यता दे दी है। ठीक है, यानी अब विश्व में सभी देश जो है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, पहले ये सिर्फ भारतीय लोग अपनी तरफ से बोलते थे, लेकिन अब विश्व के अलग अलग देश जो है वो भी अब इसको शिव शक्ति पॉइंट ही बोलेंगे। ये एक न्यूज था। ठीक है, तो काफी देख चुके हैं हम लोग, 23 तक देख चुके हैं, 23 मार्च तक। 24 से 30 तक जो है ये हम लोग कल देखेंगे, और कल ही फरवरी और मार्च को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और वहां से फिर जो है हमारा करंट अफेयर्स मार्च का खत्म हो जाएगा। 3 महीना हमारा 1 डेढ़ सप्ताह में खत्म हो जाएगा।